है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं और एक लेक्चर लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको जो है एक तो डिजीज़ और उनका कारण बताऊँगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा न्यूट्रिशन वगैरह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं फिशेस के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं डिफिशिएंसी जब होगी इन विटामिन्स की तो आपको कौन से साइंस दिखाई पड़ेंगे उनके ऊपर, तो ये हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ डिजीज़, कुछ डिजीज़ और उनके सिम्टम्स वगैरह वो क्या आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे जाने से पहले जो है, अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरी चैनल के साथ तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। और उसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है PDF अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला जो है विटामिन, उसके बाद डिफरेंसी साइनस, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे विटामिन और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि उसकी डिफिशिएंसी साइन क्या आती है। तो पहला विटामिन जो है वो है थायमीन। थायमीन, इसकी डिफिशिएंसी साइन क्या आती है? एनोरेक्सिया, पुअर एपेटाइट, यानी कि थोड़ा सा वो जैसे आप कह सकते हैं कि भूख न लगना या वो थकावट महसूस होना। थकावट जब महसूस होती है तो उससे जो है भूख भी नहीं लगती है, उससे जो है खाने पीने में भी स्वाद नहीं आता है, जैसे हमारे में एपेटाइट हो जाता है। तो पुअर एपेटाइट के कारण जो है बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ की शिकार हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी है एनोरेक्सिया, पुअर एपेटाइट, मसल एट्रोपी होती है, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, पुअर ग्रोथ होती है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद कंजेशन ऑफ फिन्स एंड सिकिन्स, यानी कि कंजेशन ऑफ फिन्स एंड सिकिन्स का मतलब है जो फिन्स और सिकिन होता है वो कंजेशन यानी कि वो तंग होता जाता रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब फिन्स शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगी, कंजेस्ट हो जाएंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी, तो उससे जो है वो मूवमेंट में भी उनको प्रॉब्लम होती है। फेडिंग ऑफ बॉडी कलर, बॉडी कलर में जो है चेंज आता है, लिथार्जी आती है, काहिलियतपन जिसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये थायमीन के कारण आती है। थायमीन याद रखना, थायमीन के कारण ये चीज़ें आती है। उसके बाद राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के कारण क्या आता है? आई एंड स्किन हेमोरेज, आई और स्किन हेमरेज हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, पिगमेंटेशन ऑफ इरिस आ जाता है। राइबोफ्लेविन याद रखना, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। स्ट्रेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एब्डोमिनल वॉल, डार्क कलरेशन हो जाती है, एपिटाइट हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, पुअर ग्रोथ हो जाती है, स्किन इन स्किन एंड फिन्स, यानी कि पुअर ग्रोथ किन में हो जाती है? स्किन और फिन्स में। तो उसके बाद पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं? पहला जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है वो है नर्वस डिसऑर्डर। जैसे ही हम नर्वस डिसऑर्डर का नाम लेते हैं तो उसका मतलब हो गया कि इसमें नर्व के रिलेटेड यानी कि न्यूरॉन्स के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे आगे जो है बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ फैल जाती हैं। हाइपर इरिटेबिलिटी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया आपको पता ही है। लॉस ऑफ एपेटाइट मैंने आपको यहाँ पर बताया, पुअर एपेटाइट जैसे हम बोलते हैं। रैपिड राइगर मोटिस हो जाता है, पेरिटोनियल एडिमा हो जाता है। पेरिटोनियल एडिमा क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एडिमा कैविटी यानी कि पानी जमा होना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा हो जाना। पेरिटोनियल एडिमा, पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। कलरलेस सीरियस फ्लूइड हो जाता है, सिरस फ्लूइड बन जाता है, रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है, और एक्सोप्थैल्मिया हो जाता है। उसके बाद ये पायरिडॉक्सिन, यानी कि आपको इसको अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा। उसके बाद पैंथोथेनिक एसिड, इसमें क्लब्ड गिल्स हो जाती हैं। पहला, दूसरा नेक्रोसिस यानी कि डेथ। उसके बाद सेल्यूलर एट्रोपी ऑफ गिल्स, गिल एक्सुडेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लिथार्जी, पुअर ग्रोथ, स्किन हेमोरेज हो जाता है, स्किन लेशंस पड़ जाते हैं, और डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। उसके बाद नियासिन, नियासिन में क्या हो जाता है? पुअर ग्रोथ, एनोरेक्सिया, लिथार्जी एंड मोटेलिटी। उसके बाद नेक्स्ट एनोस्टॉल, डिस्टेंडेड स्टोमक, इसमें डिस्टेंडेड स्टोमक, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटाइंस टाइम, स्किन लेशंस पड़ जाती हैं, डिप पिगमेंटेशन हो जाता है, और पुअर ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद बायोटिन, बायोटिन से क्या हो जाता है? लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, लेशंस इन कोलॉन, कोलॉन में लेशंस पड़ जाते हैं यानी कि छाले पड़ जाते हैं,
ऑल्टर्ड कलरेशन जो है डिफरेंट हो जाती है, यानी कि आल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। मसल एट्रोपी हो जाती है, मसल एट्रोपी यानी कि मसल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद स्पास्टिक कन्वुल्शंस, स्पास्टिक कन्वुल्शंस यानी कि जो मूवमेंट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो उनमें कन्वुल्शंस पड़ जाते हैं। और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, स्किन लेशंस एंड पुअर ग्रोथ। उसके बाद फोलिक एसिड के कारण क्या आ जाता है, लिथार्जी, फ्रेजिलिटी ऑफ कॉर्डल फिन, डार्क कलरेशन, मैक्रो मैक्रोसिटिक एनीमिया, पुअर ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट कोलिन, कोलिन के कारण क्या होता है, कोलिन के कारण पुअर फूड कन्वर्शन, हीमोरेजिक किडनी एंड इंटेस्टाइन, पुअर ग्रोथ हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रल फैट इन हेपेटो पैंक्रियाज, एनलार्ज लिवर एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद निकोटिनिक एसिड, लॉस ऑफ एपिटाइट तकरीबन हर किसी में आता है। लेशंस इन कोलन आपने इससे पहले भी मैंने आपको बोला कहाँ पर लेशंस हो जाती हैं, वह मैंने आपको बताया। तो जर्की मोशन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। जर्की मोशन क्या होता है, जर्की मोशन हो जाता है कि जैसे जब ये न्यूरल इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो मसल्स जर्क करने लगती है। जब न्यूरल इम्बैलेंस यानी कि न्यूरॉन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उससे क्या होता है कि जो है लेशंस पड़ जाते हैं। उसके बाद जो है ये जर्की मोशंस हो जाती हैं, यानी कि जर्की मूवमेंट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वीकनेस आ जाती है, एडिमा, मसल स्पाज्म्स वाय रेस्टिंग, जब रेस्टिंग में होगा तो मसल स्पाज्म्स आएंगे। मसल स्पाज्म्स हो गया वो ट्विचिंग ऑफ मसल्स को हम मसल स्पाज्म्स कहते हैं, यानी कि मसल ट्विच कर जाती है थोड़ा सा। वो आपने देखा होगा जब आँख जो है फड़फड़ाती है तो उसको कहते हैं ट्विच करना, वैसे ही मसल्स भी ट्विच करती हैं। मसल्स में वाइल रेस्टिंग, जब रेस्टिंग में होते हैं, रेस्ट्स में होते हैं। सेंसिटिविटी टू सनलाइट, पुअर ग्रोथ हो जाती है, स्किन हेमोरेज, लिथार्जी, एनीमिया, ये इसके सिम्टम्स हैं। डिजीज़ यानी कि इसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये इसके प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। उसके बाद विटामिन बी, पुअर एपेटाइट, लो हेमोग्लोबिन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स जो है तो उनकी फ्रेगमेंटेशन, उनका यानी कि वो बिल्कुल टूट जाती हैं। मैक्रोसिटिक एनीमिया, रिड्यूस्ड ग्रोथ। उसके बाद विटामिन सी, इम्प्योर्ड कोलेजन फॉर्मेशन, आई लैशंस, एनोरेक्सिया, हेमोरेज स्किन, लिवर, किडनी एंड मसल रिड्यूस्ड ग्रोथ, डार्क कलरेशन, लॉस ऑफ बैलेंस, फिन नेक्रोसिस यानी कि फिन की डेथ हो जाती है। हाई मोटेलिटी, तो मोटेलिटी कितनी बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद विटामिन ए, एसाइटीज़, सीरोइड इन लिवर, स्प्लीन एंड किडनी, एनीमिया, यानी कि स्प्लीन और किडनी भी इससे इफेक्ट हो जाते हैं। एनीमिया हो जाता है, फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, पुअर ग्रोथ हो जाती है, एक्सोप्थाल्मिया हो जाता है, किडनी हेमोरेज हो जाती है, डिपिगमेंटेशन, यानी कि पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है, जो अंदर पिगमेंटेशन होती है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। सॉफ्ट एक्सोस्केलेटन। विटामिन डी, पुअर फीड यूटिलाइजेशन, जब फीड जो है वो कम मिल जाती है, यानी कि खाना वो कम खाती है फिश। रेज्ड ब्लड काउंट, स्लो ग्रोथ रेट, डिक्रीज्ड ऐश लेवल, कैल्शियम एंड फास्फोरस यानी कि उसकी मात्रा कम हो जाती है। पुअर ग्रोथ, सॉफ्ट एक्सोस्केलेटन, लिथार्जी। उसके बाद विटामिन ई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, हीमोरेज, एडिमा इन वायरस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एडिमा यानी कि पानी जमा होने लगता है वायरस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विटामिन के, एनीमिया हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड कोआगुलेशन टाइम। तो ये थे यहाँ तक डिफरेंट विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी साइंस इन फिश, यानी कि फिशेस में क्या क्या डेफिशिएंसी साइंस आती हैं इन विटामिन्स के कारण, अगर ये ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फिश डिजीज़ पे जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बोला था डिजीज़, तो थोड़े से इम्पॉर्टेंट जो होंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। पहला आता है स्कर्वी डिजीज़ और ट्रीटमेंट क्या आता है।
डिजीज़ जो है वो है स्कर्वी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है यूज़ एडुकेट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन डाइट, यानी कि एडुकेट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट में, एंड प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द स्पीशीज़, और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्पीशीज़ के लिए। उससे जो है डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया, उससे जो है फिश को बचाया जा सकता है स्कर्वी से। उसके बाद लाइपोडोसिस। लाइपोडोसिस क्या होता है कि इसमें हैंडल फीड्स प्रॉपरली, ये एक डिजीज़ है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको ट्रीटमेंट, जो फीड आप देने वाले होते हैं उसको हैंडल प्रॉपरली किया जाता है। गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, यानी कि उसको प्रॉपर स्टोरेज देनी पड़ती है। स्टॉप फीडिंग, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फीडिंग को रोक दो अगर लिपिडोसिस आई होगी। उसके बाद रिप्लेस डाइट विथ न्यू वन इफ लिपिडोसिस इज कन्फर्म्ड, अगर लिपिडोसिस कन्फर्म हो गई, लाइपोडोसिस कन्फर्म हो गई, तो आपको जो है डाइट को चेंज करना पड़ेगा। जो आप पहले दे रहे थे उसको चेंज करो, वहाँ आप नया फीड लेके आओ। अवॉइड फीडिंग फिश विथ स्पाइल्ड एंड पुअरली स्टोर्ड ट्रैश फिश, तो इसको जो है पुअर जो ट्रैश फिश वगैरह होता है या स्पाइल्ड होता है उसको जो है रोक दो, उसको मत दे दो इस फिश को, ताकि जो है लाइपोडोसिस से इसको बचाया जा सके। उसके बाद EFA डिफिशिएंसी, फीड 15-day ओल्ड लार्वा विथ ब्राइन श्रिम्प एनरिच्ड विथ फिश ऑयल, और क्या कर सकते हैं, मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट एंड अवॉइड अननेसेसरी मैकेनिकल स्ट्रेस टू द लार्वे। एनरिच फीड विथ, किन से इसको एनरिच यानी कि किस ताकत से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, N3 खूफा और नैनोक्लोरोपॉज, एंड ब्रिंग द ईफा लेवल्स ऑफ द लिवर फूड लाइव फूड टू अराउंड 12% बाय एनवायरनमेंट, यानी कि आप जो है उसके ग़िज़ा में एनरिच कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को, इन केमिकल्स को, इन विटामिन मिनरल्स को। तो DHA सप्लीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन मोटेलिटी इन, DHA जो है एज सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि मोटेलिटी को जो है कम किया जाए। उसके बाद सिरोइडोसिस, प्रॉपर फूड मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट दिस डिजीज़, प्रॉपर फूड मैनेजमेंट जो है फूड को मैनेज करके जो है, यानी कि आप ग़िज़ा जो उनको प्रोवाइड करते हैं उसको मैनेज करके जो है सिरोइडोसिस को जो है रोका जा सकता है। उसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, फूड शुड बी केप्ट इन -30°C टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ प्यूपा, यानी कि जो आपको पता है उनमें जो है विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो उनको यानी कि वो ख़त्म ना हो जाए, उनमें जो है कमी ना आए उन विटामिन मिनरल्स को, तो इसको स्टोर किया जाता है इस फूड को -30°C में, ताकि जो है वो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद विटामिन E आर इफेक्टिव अगेंस्ट इन दिस डिजीज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव सेल डैमेज, विटामिन E प्रोवाइड किया जाता है इस डिज़ीज़ के दौरान, जब ये डिज़ीज़ पाई जाती है तो विटामिन E को ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है ताकि जो है ऑक्सीडेटिव सेल डैमेज कम हो जाए। तो एनरिचमेंट ऑफ फूड विथ विटामिन कम्प्लेक्स जो है वो भी दिया जाता है ताकि मास मोटेलिटी को बचाया जा सके। उसके बाद थायमीन डेफिशिएंसी जो है after prolonged single species feeding by mixed trash fish feed and regular vitamin supply with diet should be adopted, यानी कि क्या किया जा सकता है, alter prolonged single species, यानी कि सिंगल स्पीशीज, यानी कि अगर आप सिंगल स्पीशीज़ प्रोवाइड करते थे फिश को या इसको ट्रैश देते थे, यानी कि फीड जो आप देते थे इसको, तो उसके साथ साथ आप चेंज कीजिए, यानी कि फिर जो आप स्पीशीज़ देते थे उसको चेंज कीजिए, वहाँ पर आप और एक स्पीशीज़ को ऐड कर सकते हैं या और एक 2-3 स्पीशीज़ को ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है इस डिज़ीज़ को रोका जाए, यानी कि थायमीन डिफिशिएंसी को रोका जाए। विटामिन सप्लाई एंड रेगुलर विटामिन सप्लाई विथ डाइट शुड बी अडॉप्टेड, उसके साथ साथ जो है विटामिन सप्लाई जो है प्रोवाइड की जाती है ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रोवाइड एक्सेस विटामिन B1 सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में। फिश बिकम्स डेफिशिएंट इन थायमीन, अगर ये इसमें डेफिशिएंसी किसकी आती है, थायमीन की। तो ये थे सम न्यूट्रिशनल डिजीज ऑफ फिश एंड देयर ट्रीटमेंट्स। उसके बाद हम मिनरल्स पे चलते हैं। तो ये है न्यूट्रिशनल डिजीज ऑफ फिश इन एक्वाकल्चर एंड देयर मैनेजमेंट,
यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशनल डिजीज़ ऑफ फिश इन एक्वाकल्चर एंड देयर, यानी कि न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो फिश में आती है, यानी कि न्यूट्रिशन के कारण, ग़िज़ा प्रोवाइड करने के कारण, तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ तो जो है फ़िश की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, उसका जो है क्वांटिटी वगैरह बढ़ जाए, क्वालिटी एज वेल एज़ क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था हम मिनरल्स पढ़ने वाले हैं, उनके फंक्शंस और डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या आते हैं। पहला मिनरल जो है वो है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस की फंक्शन क्या होती है, ये बोन फॉर्मेशन में मदद करता है। ये आपको पता ही है, जो हम जो इंसान होते हैं उनमें भी कैल्शियम फास्फोरस में बेहतरीन रोल प्ले करता है, किसमें, बोन्स में, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग में, सप्लाई हाई एनर्जी फास्फोरस कंपाउंड्स। तो हाई एनर्जी फास्फोरस कंपाउंड्स किसके कारण आते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस के कारण। अब डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या आते हैं, डिफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं स्लो ग्रोथ रेट, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटीज़ यानी कि मरने की तादाद जो है बढ़ जाती है, स्कोलियोसिस, लोडोसिस एंड सिकल डिफॉर्मिटीज़। सिकल डिफॉर्मिटीज़ यानी कि जो है उसमें चेंज आती है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर। मैग्नीशियम जो है ये, इसकी फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है एज एंजाइम कोफैक्टर, इन्वॉल्वड इन लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर फैट मेटाबॉलिज्म। तो इसके कारण जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती आती हैं, डिफिशेंसीज क्या आ जाती हैं, लोडोसिस, पुअर ग्रोथ एंड प्रोटीन ग्रोथ और टिटैनी। उसके बाद आयरन, आयरन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी या कम होगी, तो पहले हम फंक्शंस चेक करेंगे। फंक्शंस क्या है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीम, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक बेहतरीन पिगमेंट का एक बेहतरीन कंपोनेंट आता है, साइटोक्रोम्स में पाया जाता है, और पेरोक्सिडेसिस, तो इसमें इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो अगर कमी हो जाएगी, अगर डिफिशेंसी हो जाएगी, तो क्या होता है, इससे माइक्रोसाइटिक हीमोक्रोनिक एनीमिया पाया जाता है, डिजीज़ पाई जाती है, डिफिशेंसी सिम्टम, यानी कि कौन सा सिम्टम आता है। उसके बाद मैग्नीज बोन फॉर्मेशन में, ऑर्गेनीज कोफैक्टर इन्वॉल्वड इन एरिथ्रोसाइट रिजनरेशन, एरिथ्रोसाइट को रिजनरेट करने के लिए मैग्नीज का एक बेहतरीन रोल होता है। तो अगर मैग्नीज की डिफिशेंसी हो जाती है तो क्या होता है, स्लेजिश मूवमेंट हो जाती है, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है, पुअर एपेटाइट, वेट लॉस हो जाता है, या मोर्टेलिटी, डेथ हो जाती है। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन रेगुलेट टोटल ऑक्सीजन यूज़, आयोडीन जो है वो से टोटल ऑक्सीजन यूजेज जो है वो रेगुलेट हो जाती है। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, यहाँ हाइपर प्लेजिया गोइटर जिसको कहते हैं। ये थे मेजर मिनरल्स एंड देयर फंक्शन एंड डिफिशिएंसी सिम्टम्स इन फिश एंड शेल फिश, फिश और शेल फिश में। यहाँ तक आपने देखा होगा लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए थे, वो आपने देखे होंगे। होप यहाँ तक आपको जो है मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक यू।